करके, कुछ आप कह सकते हो मेजर जो पॉल्यूशन करके, पॉल्यूशन एयर का, वाटर का, सॉइल का, ऐसे बहुत से पॉल्यूशन हैं जो हमारी अर्थ को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि अर्थ हमारी किस तरह से नुकसान हो रहा है हमारी अर्थ को पॉल्यूशन करके। और यहाँ पे हम जो बेसिकली पॉल्यूशन कंसिडर करने वाले हैं वो हम एयर और वाटर का पॉल्यूशन कंसिडर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि हमारा जो इतना लाइवली, इतना अच्छा हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, उस वो किस तरह से खराब हो रहा है और कैसे कुछ मेजर्स लेकर हम उसको रोक सकते हैं खराब होने से। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। Now we are going to start with the topic that is air. आपको पता है कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ इनवेल्प ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अस। इट इज एक्चुअली इनवेल्प ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अस। अब ये जो इनवेल्प है गैसेस का, इसमें जो गैसेस है उन सबको मिलाकर हम क्या बुलाते हैं? एयर। तो एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सी गैसेस हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो देखते हैं हम एयर का कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हमारा है क्या। देखिए, अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, जिसके अंदर मेजर पोर्शन हमारा 78% नाइट्रोजन का है। यहाँ भी आप फिगर में देख सकते हो, ये जो सारा ब्लू पोर्शन है दैट इंडिकेट्स द नाइट्रोजन। और आप देख सकते हो कि कितनी सबसे ज्यादा जो कंसेंट्रेशन में गैस है दैट इज नाइट्रोजन। उसके बाद 21% हमारे पास ऑक्सीजन है। यहाँ पे फिगर में 20% दिया हुआ है क्योंकि इसका जो रेंज है वो 20 पॉइंट से कुछ 21% के बीच में रेंज करता है। तो यू कैन राइट इट एट 21% और 20%, वन इन द सेम थिंग। बाकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब चीजें बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देखिए CO2 की कंसेंट्रेशन हमारे पास 0.03% है, इनर्ट गैसेस हमारे पास 0.97% है, और 1% हमारे पास क्या है? वाटर वेपर। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। आप समझ गए ना कि एटमॉस्फेयर हमारा इनवेल्प ऑफ गैसेस है। वो सारा जो गैसेस है उस सबको हम क्या बुलाते हैं? एयर। और एयर के अंदर हमारे पास कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, और भी कुछ ट्रेसेस में गैसेस रहती है, और साथ में इसमें हमारे पास ओजोन और वाटर वेपर आ जाता है। नाउ द मेजर यू कैन से द कॉज के जिसके कारण हमारा जो अर्थ है वो खराब हो रहा है, हम लोग काफी सफर कर रहे हैं, हमें काफी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, दैट इज एयर पॉल्यूशन। जो मेन हमारी प्रॉब्लम है दैट इज एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज प्रेजेंट होना जो कि नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होना जो जिनकी प्रेजेंस फायदा नहीं करती है बल्कि नुकसान करती है। तो पॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज एक्चुअली अ कंटैमिनेशन। Pollution is actually a contamination by undesirable substances. अब यहाँ पे जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि एयर के अंदर, एयर जब कंटामिनेट होती है या एयर के अंदर जब अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ फायदा नहीं करते हैं, नुकसान करते हैं, दैट इज एक्चुअली द एयर पॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट the air is contaminated by unwanted substances और जिनका harmful effect है किस पे? लिविंग फैक्टर पे भी और हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट पे भी। उसको हम क्या बुलाते हैं? एयर पोल्यूशन। और we can define it as the contamination of air with harmful substances, undesirable substances, that is called as air pollution। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर के अंदर आप इजीली बता सकते हो कि क्या है। यहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज का हमने एक फिगर लिया है और आप देखिए इंडस्ट्री से किस तरह से हार्मफुल गैसेस निकल रही है। अब ये हार्मफुल गैसेस कहाँ जा रही है? ऑब्वियसली दे आर गोइंग इन एयर एंड दे आर गोइंग टू रिटेन इन एयर। अब ये एयर के अंदर होंगी, एयर ही आप इनहेल करोगे तो ऑब्वियसली ये हार्मफुल गैसेस आपके अंदर जाएंगी, नॉन लिविंग फैक्टर्स को, लिविंग फैक्टर्स को, दोनों को ही खराब करेगी। अब बहुत से एयर पॉल्यूटेंट्स है। एयर पॉल्यूटेंट्स का मतलब है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। क्या मतलब है? अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जिनका हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट है, वो क्या होते हैं हमारे पास? एयर पॉल्यूटेंट्स।
तो बहुत से ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं जो कॉज है एयर पॉल्यूशन का। तो हम देखते हैं वो ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। देखिए, एयर पॉल्यूटेंट्स का जो सोर्स है जहां से वो आते हैं, ये सोर्स नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, जैसे कि स्मोक। स्मोक क्या होता है? धुआं। ठीक है। डस्ट which is arising from forest fires और volcanic eruptions, pollutants जो human activities से ऐड हो रहे हैं, ऐसे ही pollutants जो फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं, पावर प्लांट से निकल रहे हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकल रहे हैं, आप फायरवुड बर्न करते हो उससे निकल रहे हैं, आप जैसे डंग केक्स बर्न करते हो उससे निकल रहे हैं। मतलब मेनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब आप बर्निंग कर रहे हो फ्यूल की, किसी भी तरह के फ्यूल की, यहाँ से फ्यूल ही तो बर्न हो रहा है, ये जो हमने सोर्स डिस्कस किए, तो उससे काफी हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं विच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स। आउट ऑफ इट देयर इज एसपीएम आल्सो। एसपीएम को हम क्या बुलाते हैं? एसपीएम इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत छोटे छोटे आप कह सकते हो पार्टिकल्स हैं जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, और उनके सोर्सेज यहीं से फैक्ट्रीज पावर प्लांट से ही है, एंड दे आर आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब देखिए, जैसे कि आप स्मॉग के बारे में बात करते हैं, स्मॉग इज ऑल्सो अ मेजर यू कैन से जो कि जिसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है। स्मोक एक्चुअली होता क्या है? इट इज एक्चुअली स्मोक प्लस फॉग। आपको पता है फॉग एक नेचुरल फिनोमिना है ना, कि वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में होता है। स्मोक आप जब व्हीकल्स चला रहे हो, कुछ बर्न कर रहे हो, उससे स्मोक आपके पास आ जाती है, मतलब आप कह सकते हो धुआं आसमान में आ जाता है। तो जो ये धुआं फॉग के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स स्मोक। सो अ थिक फॉग लेयर इज इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। नाउ अब ये जो, अगर इस फॉग के अंदर स्मोक मिक्स हो जाएगी, इट विल फॉर्म द स्मोक। स्मोक के अंदर मेनली जो गैसेस होती हैं, दे आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन which combine with other air pollutants and they form smoke. स्मोक से काफी डिफिकल्टीज होती हैं, लाइक अस्थमा, कफ, है ना। दिस इज द मेनली यू कैन से द रीजंस ऑफ यू कैन से दैट रिजल्ट इन द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द मेजर कॉज। ऐसे ही हमारा एक और मेजर कॉज एयर पॉल्यूशन का है CFCs, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, दे आर एक्चुअली यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेस। जहां पे भी ठंडक करनी होती है वहां पे मोस्टली CFCs का यूज होता है। तो जब ये CFC मतलब इनको जब हम यूज करते हैं तो इनके जो वेपर्स होते हैं, जब इनके वेपर्स वहां से रिलीज होते हैं, तो ये वेपर्स कभी भी लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहते। दे एक्चुअली हैव अ टेंडेंसी टू ट्रैवल टू अपर एटमॉस्फेयर, और ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर की लेयर जो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर, उसके अंदर आपको पता है हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ओजोन लेयर। दे directly escape into upper atmosphere, that is in stratosphere, and they damage ozone layer। और आपको पता है कि अगर हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है तो उससे हमें कितना नुकसान है, हमें कितना, अगर ओजोन लेयर खराब हो जाती है तो अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ सरफेस पे आएंगी, और अगर अर्थ सरफेस पे वो रेज आएंगी तो हमारे लिए कितना नुकसान कर सकती है। दे कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर्स, दे कैन कॉज आई डिसऑर्डर्स, कैटरैक्ट जैसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन एलर्जिक हो सकती है, हमें बर्न हो सकती है। तो जो ये CFCs है, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं बहुत ही मेजर पॉल्यूटेंट है जो कि हमारी ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। और आपको पता भी है कि एक हमारे पास बहुत से, मतलब छोटे से लेके थोड़े बड़े साइज पे ओजोन लेयर प्रिडिक्ट भी हुए हैं कि एक्चुअल में जो ओजोन है वो थिनिंग हो रही है, ओजोन की, ओजोन डिप्लीट हो रही है। सो वी शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि हमें CFCs को छोड़कर हमें उसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज करना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर, वो हमारी लेयर मेंटेन रहे, उसकी थिनिंग नहीं हो। ऐसे ही हमारे पास एक और मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। इट इज एक्चुअली अ पॉइजनस गैस। ये कब रिलीज होती है? जब आप किसी चीज को, इनकम्प्लीट कंबशन होती है किसी चीज की, मतलब कंबशन करने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन गैस पूरी क्वांटिटी में नहीं मिले, इनसफिशिएंट हो, तो वहां पे जो बाय प्रोडक्ट बर्निंग का कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसकी जगह क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऐसे ही जो आपके व्हीकल के एग्जॉस्ट है, उनके अंदर भी
पेट्रोल और डीजल की बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ये एक पॉइजनस गैस है, ये हमें बहुत अफेक्ट कर सकती है। कैसे? अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे जो आरबीसीज है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। और अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो आपको पता है कि हमें उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ऐसा होने से हमें सफोकेशन होगी। एंड यू नो दिस गैस इज एक्चुअली फेटल, इट कैन एक्चुअली लीड टू डेथ ऑल्सो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अ मेजर पॉल्यूटेंट, अ मेजर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे पास एक और फैक्टर है अनबर्न्ड पार्टिकल्स। अब देखिए जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, जब इनके अंदर डीजल और पेट्रोल बर्न होता है तो इनसे टाइनी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स है ये एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं काफी टाइम के लिए। इनको हम एसपीएम से बुलाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं जब एटमॉस्फेयर में रहते हैं ये एक्चुअली विजिबिलिटी को कम करते हैं। जो हमारा क्लीन क्लियर स्काई है वो उतना क्लियर नहीं रहता, और अगर ऐसे पार्टिकल्स को हम इनहेल करते हैं दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दैट इज ब्रोंकाइटिस टाइप डिजीज ये कॉज कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से भी रिलीज होते हैं। जब इंडस्ट्रीज में आप किसी चीज की बर्निंग करते हो, जैसे कोल माइनिंग है, स्टील मेकिंग है, यहाँ से भी ये पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। सो दे एक्चुअली रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। ये जो पावर प्लांट्स है हमारे पास, they also give out the ash particles which pollute the atmosphere, reduce the visibility, and if inhaled obviously they are going to cause breathing problem. तो आपने पढ़ा बहुत से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास। स्मोक एक एयर पॉल्यूटेंट है। एसपीएम आपके पास है, आपके पास एशेज होती है जो कि आ जाती है, ऐसी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज करके ही रिलीज होते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स जिनके कारण आप कह सकते हो कि बहुत से नुकसान हो रहे हैं। एग्जॉस्ट है व्हीकल्स का, आपको पता है कि आजकल कितना व्हीकल्स का यूज है, ऑलमोस्ट सबके पास कार स्कूटर्स हैं, तो उतना ही ज्यादा यूज हो रहा है व्हीकल्स का और उनका उतना ही ज्यादा एग्जॉस्ट निकल रहा है। सो दीज आर मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स जो एयर को बहुत तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप ताजमहल को देखिए, आपको पता है ताजमहल हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना? कितना ब्यूटीफुल है, आप कह सकते हो इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द यू कैन से द मेजर मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। तो ताजमहल इज ऑल्सो गेटिंग करोडेड। ताजमहल भी हमारा विद टाइम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इट इज गेटिंग करोडेड, इट इज एक्चुअली सफरिंग अ मॉन्यूमेंट कैंसर, इट इज एक्चुअली सफरिंग अ मॉन्यूमेंट कैंसर। और आपको पता है इसका भी मेजर कारण क्या है? इसका भी मेजर कारण क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स। जो हमारी जो इंडिया की ये हेरिटेज है, ऐसे काफी सारी हमारे आप कह सकते हो हमारी जो इंडियन की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड जस्ट ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। देखते हैं कैसे। आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा। अब देखिए नॉर्मली आपको पता है रेन तो होती ही है, आपको पता है वाटर साइकिल होता है, और वाटर साइकिल का रिजल्ट क्या होता है? रेन। ठीक है, तो जो एसिड रेन है इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मॉन्यूमेंट कैंसर। अब ये कैसे होती है? देखिए आपको पता है व्हीकल्स जब चलते हैं तो उनमें से एग्जॉस्ट निकलता है। ठीक है, ये जो व्हीकल एग्जॉस्ट है इसमें मेनली जो गैसेस होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अब ऑब्वियसली गैस है, गैसेस आर ऑलवेज लाइटर, दे राइजेस अप इन एयर, और यहाँ से क्या आ रही है? रेन, विच इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज वाटर, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जब ये गैसेस का कंटेंट एयर में ज्यादा होगा तो ये पानी के साथ कंबाइन कर जाएंगी। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगी दे विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो रेन आपके पास एक न्यूट्रल वाटर आना था, अब वो न्यूट्रल वाटर नहीं रहा, वो क्या बन गई? वो क्या बन गई है? एसिडिक। और आपको पता है रेन का काफी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। रेन के कारण ही जो क्रॉप्स है उगते हैं, रेन नहीं होगी तो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल नहीं होंगी। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि रेन से कंट्रोल्ड है। सो जो ये रेन वाटर है ये मिक्स हो जाता है इन गैसेस के साथ, मेनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज मेनली एमिटेड थ्रू एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखा भी रहे हैं, यहाँ पे गैसेस है जो बहुत प्रेजेंट है एयर में ड्यू टू एग्जॉस्ट विच इज रिलीज बाय व्हीकल्स, और वो रेन के साथ जब कंबाइन करती है दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड नाउ द रेन नो लॉन्गर रिमेन्स वाटर।
So when rain falls, the gases combine and the following reaction take place. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये रेन वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देगी? नाइट्रिक एसिड. सिमिलरली यही रेन वाटर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर भी क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड. एंड नाउ the rain water is no longer pure water, it becomes acidic now, it has an acidic factor in it. ठीक है, और इसका काफी ज्यादा नुकसान है. देखते हैं क्या नुकसान है एसिड रेन का. इट रिजल्ट्स इन मॉन्यूमेंट कैंसर. कैसे? ये एक्चुअली जो मार्बल होता है, मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट. ये एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करती है और उसको खराब कर देती है. कुछ रिएक्शंस होते हैं इनके बीच में, कैल्शियम कार्बोनेट और HNO3, या जो एसिड रेन का दूसरा कंपोनेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, दे एक्चुअली कंबाइन, और जो CaCO3 इट नो लॉन्गर रिमेन CaCO3, इट फॉर्म सम अदर कंपाउंड व्हिच लीड्स टू मॉन्यूमेंट कैंसर. ये सॉइल का पीएच इफेक्ट करती है, और अगर सॉइल का पीएच इफेक्ट होगा तो वहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. और आपको पता है अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें हमारा सारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा. इट विल अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ टू, क्योंकि आपको पता है जो एक्वेटिक लाइफ है वो तो वाटर के अंदर ही रह रही है ना. तो जब वहां पे एसिड रेन आएगी तो जो ये वाटर है इसका पीएच भी चेंज हो जाएगा. इट विल नो लॉन्गर रिमेन 7, इट विल समहाउ चेंज, और ये एसिडिक हो जाएगी. और एसिडिक होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सफर करेगी, वो मरने लगेगी. सो देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस जो कि हम एसिड रेन के कारण फेस कर रहे हैं. ऐसा ही हमारा एक मेजर इशू है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि आपके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट है कि उनका कंटेंट इंक्रीज हो गया. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जब हमने डिस्कस किया 0.3% है, वो अपने हमारी कुछ एक्टिविटीज से ये परसेंट इतना इंक्रीज हो गया कि ये इन्होंने रिजल्ट कर दिया एक मेजर जो हमारा इशू है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, जिसका काफी नुकसान हो सकता है. अब ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? देखिए, सन है आपके पास, सन से रेडिएशंस आ रही है. सन से तीन तरह की रेडिएशंस आती हैं. विजिबल रेज आती हैं, इंफ्रारेड रेज आती है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस तो अर्थ सरफेस पे आती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन, वो उसको रोक लेती है. विजिबल रेज का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो हर चीज को कलर दे रही है. और जो तीसरा कंपोनेंट है इंफ्रारेड रेज, इनका काम है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. जितनी भी आप कह सकते हो हीट जहां पे भी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज ऑल ड्यू टू इंफ्रारेड रेज. चाहे वो नेचुरली हो रही है, चाहे वो आर्टिफिशियली आप प्रेस ऑन कर रहे हो तो वो गर्म हो रही है, उससे भी इंफ्रारेड रेज निकल रही है. सो दे आर द मेजर कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट. अब ये जो तीन रेडिएशन है उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तो रुक गई है, विजिबल रेज का कोई आपको नुकसान नहीं है. तो इंफ्रा रेडिएशंस जो आती है सन से, जैसे आपके पास ये सन है तो यहाँ से इंफ्रा रेडिएशंस जब आ रही हैं तो ये अर्थ एयर के अंदर जो गैसेस है उनमें से पास होकर आ रही है. अब जब ये अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, कुछ तो एब्सॉर्ब हो गई, कुछ क्या हो गई? रिफ्लेक्ट. अब रिफ्लेक्ट होकर जब ये इंफ्रा रेडिएशंस जाती है तो इनकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है. इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज. इतनी वेवलेंथ वाली रेज जब यहाँ से सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल मैं बना लेती हूँ, जब वो यहाँ से वापस एयर से पास करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल या आर्गन, मीथेन जैसी गैसेस के मॉलिक्यूल में एंटर तो कर जाती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि इनकी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होने करके बढ़ गई है. सो दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड. अब ये उसी के अंदर ट्रैप हो जाएंगी तो इनका कारण क्या है? दे कॉज हीटिंग इफेक्ट. अब ऐसे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में ट्रैप हो गई तो ऐसे बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है, और आर्गन, मीथेन के मॉलिक्यूल्स, दे विल गेट ट्रैप. और इनके ट्रैप होने से क्या होगा? जो हीट है वो काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर में हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा. मतलब इट विल राइज द टेम्परेचर फ्रॉम द नॉर्मल. सो इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. पढ़ते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पे. देखिए, द रेज दैट कम फ्रॉम सन कंसिस्ट ऑफ विजिबल लाइट, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट. ये हम पढ़ चुके हैं. इनमें से जो इंफ्रारेड रेज और विजिबल लाइट है वही एक्चुअली अर्थ सरफेस पे आती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज तो ओजोन लेयर रोक लेता है. अब जब ये अर्थ के सरफेस पे फॉल करती है तो इंफ्रारेड रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ पोर्शन इसका एब्जॉर्ब हो जाता है. अब जो ये रिफ्लेक्ट होती है इंफ्रारेड रेज, जब ये वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होती हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल्स में ट्रैप हो जाती है. क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ
जो है रिफ्लेक्ट होने करके इंक्रीज हो गई है, और इतनी इंक्रीज वेवलेंथ उनमें एंटर तो कर सकती है पर उनसे एस्केप नहीं कर सकती। सो इसके कारण क्या रिजल्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, और उस करके ओवरऑल टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस का है वो राइज हो जाता है, विच इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ही एक एप्लीकेशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इट इज वन ऑफ द यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होता है, जैसे कि विंटर्स होते हैं, ठीक है, विंटर्स के अंदर प्लांट्स को तो ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, पर विंटर में टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, काफी ठंड हो जाती है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। सो दे आर एक्चुअली एडवाइज टू कीप इन द ग्रीन हाउसेस। आपने देखा होगा ऐसे ग्रीन फाइबर के शेड्स होते हैं, उनके अंदर नर्सरी वगैरह में हम प्लांट्स को एडवाइस करते हैं कि रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन शेड है इट विल अलाउ द इंफ्रारेड रेज टू एंटर। जब सन की रेज होंगी तो ये इन रेज को एंटर होने देंगी, पर एंटर होने के बाद जब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी, और इसके कारण ये पूरे ग्रीन हाउस के अंदर ट्रैप हो जाएंगी। एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट which is you can say operate just because of global warming, कि infrared rays reflection के बाद wavelength ज़्यादा हो रहा है, they don't escape and they get trapped inside that area. So we can take certain steps to reduce air pollution. That is, we can use the cleaner fuel like CNG, which is compressed natural gas, और इसका जो main composition होता है that is methane. They should like the crackers use should be banned. Alternative fuels को recommend करना चाहिए, जैसे कि solar energy, hydel power, wind energy. Plant more trees, ताकि आप कह सकते हो कि trees होंगी तो healthy environment रहेगा, आपकी air clean होती रहेगी, and do not burn dry leaves. Now we are going to study about the water. As you all know that water is very important. हम पानी को बहुत अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं, बेदिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ऐसे बहुत से काम है जिसके लिए हम पानी को यूज करते हैं। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, एंड आपको पता है कि ड्यू टू सम एक्टिविटीज इट इज ऑल्सो लाइक गेटिंग पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से हमें पानी का जो फायदा है उसकी जगह हमें पानी का नुकसान हो रहा है कई फैक्टर्स से। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। So now we are going to take up water pollution. What is water pollution? When the water gets contaminated with undesirable and harmful substances, that is water pollution. As you can see, यहाँ पे आपको फिगर में bottles, wrappers, केन्स, बहुत सी चीजें दिख रही हैं। तो ये सब चीजें, अगर ये सब वेस्ट पानी के अंदर रहेगा तो आपको लगता है कि जो पानी है हमारा, that will remain fit for the things or activities we are going to perform with it, like bathing, ड्रिंकिंग, क्या इस चीज के लिए ठीक रहेगा? नहीं, इट विल गेट पॉल्यूटेड। सो दिस इज वाटर पॉल्यूशन, दैट इज whenever harmful substances like sewage, toxic chemicals, silt, etc., they mix with water, they make the water polluted, and these substances are called as water pollutants. अब देखिए बहुत से ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस है, पॉल्यूटेंट है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, ये सब पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं और पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब अगर हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, तो उसके बहुत से नुकसान है। देखिए एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर रहती है, दैट इज गोइंग टू सफर। इट विल लीड टू यूट्रोफिकेशन विच इज अ मेजर प्रॉब्लम। देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होती है कि जब आप पानी के अंदर एक्सेस केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, आपके पास कुछ भी आप केमिकल्स कह लो जो इंडस्ट्रीज वगैरह से, या कोई भी केमिकल्स की चीजें अगर आप पानी के अंदर डिस्पोज ऑफ करते हो, तो जब एक्सेस केमिकल पानी में आ जाता है तो उससे एक्सेस एल्गी की ग्रोथ पानी के अंदर होने लगती है। अब जब एक्सेस एल्गी की ग्रोथ पानी के अंदर होगी तो ये पानी की सारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ले लेगा एल्गी, और अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी की खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एक्वेटिक लाइफ है दैट विल गोइंग टू सफर, वो मरने लगेगी। सो इट इज अगेन अ मेजर कॉज दैट इट लीड्स टू यूट्रोफिकेशन. It will reduce the quality of water and it will spread lot of waterborne diseases. So these are the major harmful effects of water pollution. You may write the definition of eutrophication. Please write it down. Eutrophication is
When excess chemicals are disposed into water bodies, they will lead to excess growth of algae. And this algae will extract the dissolved oxygen of water, and directly or indirectly, the aquatic life is going to suffer. अब आपको पता है गंगा रिवर के बारे में हमें पता है एक सीरियस प्रॉब्लम गंगा रिवर के साथ चल रही है कि गंगा रिवर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है. हमारी जो होली रिवर जिसको हम पूछते हैं वो रिवर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है. ये जो फिगर हमने ये जो पिक्चर यहाँ पे यूज की है ये डायरेक्टली वहाँ की लाइव पिक्चर है. आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत में हमारी ये होली रिवर है. इस पे कितना कचरा, लोग देखो नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, गंद फेंक रहे हैं. तो हमारी जो गंगा रिवर है वो कितनी बुरी तरह पॉल्यूट हो चुकी है. अगर हम गंगा रिवर की पूरी डिटेल स्टडी करते हैं तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है दैट हैज फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड. जो हमारे टाउन्स एंड सिटीज थ्रू विच द रिवर फ्लोज, दे थ्रो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज और भी बहुत सी हार्मफुल चीजें इस पानी के अंदर डायरेक्टली वो फेंक रहे हैं. आप देख सकते हो गंगा का ये रूट है और इसी रूट से जहां जहां से ये पास हो रही है लोग इसमें कॉन्टिन्यूसली डंप कर रहे हैं चीजें जो कि गंगा के लिए बहुत ही हार्मफुल है और इवन हमारे लिए भी हार्मफुल है. अब इसके लिए गंगा एक्शन प्लान आप कह सकते हो एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 1985 में, which has undertaken to make the river गंगा pollution free. आप देख सकते हो कि लोग कैसे वॉलंटियर बनकर गंगा की सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसका कचरा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम अपनी होली रिवर को बचा सकें. As it came into notice that it due to continuous dumping of waste to Ganga, the bacteria coliform number उसमें बढ़ चुका है. एक बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म जो गंगा का अगर आप वाटर का टेस्ट करते हो तो अगर ये बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली वो पानी पॉल्यूटेड होता है. तो ये जो बैक्टीरिया का नंबर है काफी ज्यादा उसमें मिलता है हमें गंगा रिवर का. दैट मीन्स गंगा इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग पॉल्यूटेड. अदरवाइज ये जो बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है. और आपको पता है इसी कारण जो गंगा रिवर है दैट इज लाइक नाउ बिकम पॉल्यूटेड. और जो गंगा रिवर का वाटर है जो कि हमारी होली रिवर है उसको उस वाटर को यूज करते हैं लोग बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स और भी बहुत सी एक्टिविटीज के लिए, जिसके कारण पानी का पीएच अफेक्ट होता है और पानी बुरी तरह से कंटामिनेटेड हो चुका है. This plan, as we have discussed, was launched in 1985 और इसका एम सिर्फ इतना था कि हम कुछ इस तरह के स्टेप्स लें कि हमारी जो गंगा रिवर है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए. लाइक by increasing population and industrialization that has already damaged the mighty river beyond the repair. Now, the government of India has launched a new initiative that is National Mission for Clean Ganga in 2016. ये जो गंगा एक्शन प्लान है ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा. गंगा is being continuously polluted again and again. So National Mission for Clean Ganga is a new launched plan for Ganga to save Ganga and it was launched in 2016. हमने ये देखा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी इज कानपुर, राइट. सो यहाँ के जो लोग हैं वो गंगा को यूज कर रहे हैं, बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स उसमें डिफेक्ट कर रहे हैं. मतलब जो रिवर है उसको बुरी तरह से खराब कर रहे हैं. गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक पॉलिथीन बैग्स दे आर डंप्ड इनटू रिवर. सो दिस इज द मेन, देखा गया है कि ये जो मेन पार्ट है जो कानपुर के पास जो गंगा फ्लो कर रही है दैट इज the major you can say it has been seen that it is affected majorly in this part. So the amount of water is comparatively small and the flow of river is very slow here. The Kanpur has more than 5,000 industries जिसके अंदर fertilizers, detergent, leather, paint industries, इस काफी सारे industrial units पाए गए हैं जो कि अपना toxic chemical भी सारा river के अंदर dispose of कर रहे हैं. So these industries they discharge harmful chemicals into rivers and streams and that is polluting water, as we have already discussed that it leads to eutrophication which will affect the aquatic life also and will reduce the quality of water. And even the Ganga river is no longer a clean river, it has been you can say polluted.
तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और हमें कुछ ऐसे मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए लेना चाहिए और एक स्टेप लेना चाहिए हमें इंडिविजुअली भी, ताकि हम गंगा को प्रोटेक्ट कर पाए. So these industries cause chemical contamination of waters, और ये जो chemicals है ये continuously इनके अंदर arsenic, lead, fluorides ऐसी toxic चीजें हैं जो कि पानी के अंदर डल रही हैं और वो plants और animals को भी खराब कर रही हैं. So industries are supposed to treat the waste produced before discharging into water. Obviously जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको अपने वेस्ट को पहले ट्रीट करना चाहिए, उसको हार्मलेस बनाना चाहिए और फिर पानी में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. इसलिए कुछ रूल्स ऐसे बनने चाहिए कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज ये चीज फॉलो नहीं कर रही हैं उनको कुछ फाइन या उनको कुछ बंद करवा देना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्स दैट इज वाटर. The soil is also affected by this impure water, which actually changes the pH of soil. उसको acidic बना देता है, growth of worms हो जाते हैं. So it is also affecting the soil. It is causing the soil pollution as well. Sometimes the untreated sewage which is thrown directly into rivers, उसमें food waste, detergents, microorganism ये सब चीजें होती हैं. तो ये जो water contaminate हो जाता है उसमें bacteria, viruses, fungi, parasites बहुत कुछ आ जाता है, which spread waterborne disease like cholera, typhoid and jaundice. So it is actually causing a threat to life. जो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, the bacteria present in the feces of mammals are actually the indicators which lowers the quality of water. If water has these bacteria, it means that it has been contaminated by the fecal matter, as we have discussed about the coliform bacteria, which actually indicates that the water is being contaminated due to the fecal matter. Otherwise, it is present in the human intestine. तो अगर ऐसा होगा तो जो पानी हम यूज करेंगे वो हमें फायदा देने की बजाय इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस. अब हमारे पास है पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर वो होता है विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ये एक ऐसा पानी होता है जो बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसका पीएच 7 होता है, मतलब ना इसमें कोई एसिडिक चीज है ना कोई बेसिक चीज है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. नाउ हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब हमने देखा कि जो पानी है उसको हम कैसे फिल्टर करते हैं ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज हम हटा पाए. सो द पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर विच वी यूज इज कैंडल टाइप फिल्टर, जिसके अंदर कैंडल का यूज होता है और वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा फिनोमिना होता है और वो इम्प्योरिटीज को हटाकर पानी को प्योर करता है. और कैसे आप इसको सेफ बना सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए? बाय बॉइलिंग. क्योंकि जब आप बॉइलिंग करते हैं पानी की तो इट एक्चुअली किल जर्म्स व्हिच इज प्रेजेंट इन वाटर. Chlorination can be done. It is the commonly method which is used for purifying water. अगर आप क्लोरीन की टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है एक्चुअली. But we must be cautious. We should not use more chlorine tablets than specified because it can harm our body. Now, there are certain measures which can be taken to prevent water pollution, like laws of industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly in river and lakes. हमें polluted water को हमारी जो rivers और lakes है उनमें नहीं dispose करना चाहिए. Water treatment plants should be installed in all industrial areas and reusing water used for washing and for other household tasks should be done. Water used for washing vegetables may be used to water plants in the garden. So these few measures we can take actually to prevent water pollution. Thank you.